हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शिंग और लियांग गेम खेलने में बिजी थे कि तभी शिनयान आता है। वो लियांग को एक बैग देता है। लियांग पूछती है ये क्या है, तो शिनयान कहता है ये प्रॉपर्टी पेपर्स तुम्हारे लिए हैं। कंट्री के हर बड़े सिटी में एक हाउस है, जो पसंद आए वो रख लो। वैसे भी गेम तो सिर्फ वर्चुअली होते हैं, लेकिन बड़े भाई का गिफ्ट बिल्कुल रियल है। वो ये सब लियांग को खुश करने के लिए करा था ताकि शिंग से ज्यादा वो लियांग का फेवरेट बने। ये देख शिंग कहता है भाई अभी तो मेरा लियांग के साथ पैचअप हुआ और आप अभी से बीच में अपना हक जताने आ गए। चलो ठीक है, मैं अभी अपनी सारी प्राइज मनी निकालता हूँ और पूरी अलमारी एरमीज के बैग से भर कर उसे गिफ्ट देता हूँ। तो शिनयान कहता है अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, मैं तो बताना ही भूल गया। मैं तो एरमीज का वीआईपी कस्टमर हूँ। बहना जब भी शॉपिंग पर जाना हो बस मुझे कॉल कर देना। वो लोग आम पब्लिक के लिए स्टोर बंद करके स्पेशल सर्विस के साथ तुम्हें शॉपिंग करवाएंगे। दोनों के बीच खुश करने की बहस जारी थी कि तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और बताता है सेकंड यंग मास्टर का मैसेज आया है, वो परसों घर आकर कुछ सामान लेने आएंगे। ये सुन लियांग खुश होकर कहती है बड़े भाई वापस आए हुए हैं। इतने दिन हो गए पर मेरी उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई, आखिर वो घर क्यों नहीं आ रहे। तो शिनयान बताता है कि उसकी डैड के साथ बनती नहीं। फैमिली चाहती थी कि वो कंपनी ज्वाइन करे, लेकिन उसने मना कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से साइकोलॉजी में पीएचडी की, अब वो पुलिस में है और सीरियस क्राइम केस हैंडल करता है। तभी शिंग भी बोल पड़ता है कि हाँ सेकंड भाई ने तो अपनी बॉडी जबरदस्त बना ली है। मसल्स देखकर तो पसीने छूटने लग जाते हैं। अगर उन्होंने मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया तो मैं सीधा दीवार में घुस जाऊंगा, फिर मेरा बाहर निकलना भी नामुमकिन हो जाएगा। उसकी इतनी तारीफ सुन लियांग कहती है सुनने में तो काफी मिस्टीरियस लगता है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो शिंग बोल पड़ता है उससे मिलकर क्या करोगी, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। और उसका हाथ पकड़कर हॉटपॉट खिलाने के लिए ले जा रहा होता है कि तभी शिनयान भी लियांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कोई जरूरत नहीं, किचन में फ्रेंच फूड तैयार है। दोनों लियांग को अपनी तरफ खींचने लगे। बहस शुरू हो गई। तंग आकर लियांग बोल पड़ती है छोड़ो मुझे, मैं अकेले ही बाहर जाकर नूडल्स खा लेती हूँ। तुम दोनों यहीं रुककर आराम से बहस करो, जब मैं वापस आऊँ तब तक तुम दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ शीशी के डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने जो शिंग के साथ किया था उसके बाद बहुत सारे लोग उनके प्रोडक्ट से बाइकआउट कर रहे थे और कंपनी का स्टॉक नीचे गिर रहा था। लिनी उसकी साइड लेते हुए कहता है डैड इसमें शीशी की कोई गलती नहीं। डैड कहते हैं तुम्हारे इस स्कैंडल की वजह से ना सिर्फ हमारी बल्कि मिस्टर हे यानी कि शीशी के फियांसे की कंपनी पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मिस्टर हे भी वहाँ आ जाता है और आते साथ ही शीशी से अपनी एंगेजमेंट तोड़ने की बात करने लगता है और कहता है मुझे तो हमेशा से यही बताया गया था कि तुम लियांग से बेहतर हो, इसलिए मैंने उसे एंगेजमेंट तोड़कर तुमसे कर ली, लेकिन तुम तो दूसरे मर्दों के साथ उलझी फिरती हो। मेरा मजाक बना दिया है तुमने, शर्म आनी चाहिए। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी वजह से ये सब फेस करना पड़ेगा तो मैं कभी ऐसा ना करता। शीशी बहाना बनाने लगती है कि शिंग मुझे हरास करता था, इसलिए मैंने ये सब उसे सबक सिखाने के लिए किया। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा और मुझे लगता है कि लियांग भी शिंग के साथ मिली हुई है मुझे बदनाम करने के लिए। मिस्टर हे का गुस्सा शांत करने के लिए लिन भी उससे बोलता है कि मैं आपके न्यू स्टार्टअप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज ये एंगेजमेंट ना तोड़ें। तब जाकर उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है लियांग अब देखना मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। दूसरी तरफ लियांग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, मगर वहाँ पर कोई भी टेबल खाली नहीं थी, इसलिए वो पास बैठे एक हैंडसम से लड़के से पूछती है क्या मैं आपके साथ ये टेबल शेयर कर सकती हूँ। वो लड़का उसे वहाँ बैठने की परमिशन दे देता है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इसका थर्ड ब्रदर शू वांग है। लियांग वेटर को बुलाकर अपने लिए नूडल्स ऑर्डर करती है, जिस पर शू वांग पूछता है मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर रेगुलर कस्टमर हो, ये वाले नूडल्स इनकी सिग्नेचर डिश है और हमेशा वही लोग नूडल्स ऑर्डर करते हैं जो कि यहाँ पर रेगुलर आते हैं। मगर लियांग उससे कहती है नहीं मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। तभी शू वांग की हथकड़ी बोल पड़ती है लगता है बॉस की पुलिस वाली आदत फिर से जाग उठी। इस बेचारी लड़की ने एक नूडल्स ऑर्डर कर दिया और मास्टर से शक भरी
नजरों से देखने लगे ताकि उन्हें अपने केस के लिए कोई क्लू मिल सके। मानना पड़ेगा बॉस तो पैदा ही डिटेक्टिव बनने के लिए हुए थे। ये सुन लियांग को पता चलता है कि ये लड़का असल में एक पुलिस वाला है। वो दोनों खाना खाने में बिजी थे कि अचानक एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी चेयर से नीचे गिर जाती है। शू वांग जल्दी से उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है। वो लड़की बोलती है कि मुझे एलर्जिक अटैक आया है, मेरी मेडिसिन मेरी बैग में ही है। लेकिन जब शू वांग उसका बैग चेक करता है तो उसमें कुछ नहीं होता। तभी बैग रोते हुए बताता है कि मैडम ने वो मेडिसिन मेरे अंदर नहीं बल्कि अपने पॉकेट में रखी थी और गलती से वो डस्टबिन में फेंक दी। अब मेरी मैडम का क्या होगा, उन्हें कौन बचाएगा? लियांग उससे पूछती है कौन सी डस्टबिन? तो बैग बोल पड़ता है कि वही डस्टबिन जो उस टेबल के पास रखा है। मैडम ने कचरा समझकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। बस अब सब कुछ खत्म हो गया। अब भला उस मेडिसिन का पता कौन लगा सकता है? ये सुन लियांग जल्दी से डस्टबिन के पास जाकर उसे अंदर से चेक करती है और उसे वही मेडिसिन सच में मिल जाती है। शू वांग ये सब देख हैरान रह जाता है। लियांग जल्दी से उस लड़की को वो मेडिसिन देती है और कुछ ही पल में वो लड़की ठीक हो जाती है। वो बैग लियांग को उसकी मालिक की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। डस्टबिन भी ये देखकर इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि आज तो मेरी लाइफ का मकसद ही पूरा हो गया, क्योंकि आज पहली बार किसी को मेरे अंदर से ऐसी चीज मिली जिससे उसकी जान बच गई। जिसके बाद दोनों फिर से खाना खाने लगते हैं। शू वांग लियांग से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मेडिसिन डस्टबिन में है? जिस पर लियांग बहाना बनाती है कि मैंने तो बस ऐसे ही गैस किया, अब ये से कैसे समझाए। जिसके बाद वो अपना नूडल्स फिनिश करके जल्दी से वहाँ से खिसक लेती है। शू वांग उसे देख सोचता है ये लड़की दिखने में जितनी नाजुक है अंदर से उतनी ही स्मार्ट। मेरे डैड जिस लड़की को हमारी सिस्टर बनाकर ले आए हैं काश वो भी ऐसी ही हो। लियांग रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात अपने एक्स फियांसे मिस्टर ही से हो जाती है। जिसे देख वो सोचती है अरे ये तो वही लफंगा है जिसने मुझे छोड़कर उस चुपकली से एंगेजमेंट कर ली। वो लियांग का हाथ पकड़कर कहता है अरे हम बचपन के दोस्त हैं, मंगनी टूट गई तो क्या हुआ, इतनी भी अनजान मत बनो। तुम तो पहले मेरे पीछे पीछे घुमा करती थी, अब नखरे क्यों दिखा रही हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। तो लियांग अपना हाथ छुड़ाकर कहती है चल हट रे, तुम्हें सच में लगता है कि तुम हैंडसम हो? मुझे तो लगता है तुमने आज तक अपना ये थोपड़ा आईने में देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो खुद ही डर जाते। शक्ल तो ऐसी जैसे कुत्ता चाट गया हो और चेहरा ऐसा जैसे एक्सीडेंट से बचकर आया हो। ये सुन उसके आदमी की हंसी छूट जाती है। मिस्टर हे गुस्से से कहता है जबान संभाल कर, पहले तो तुम मक्खी की तरह मेरे आसपास मंडराती थी, मगर अब ये अकड़ किस चीज की? फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम्हें याद है ना मेरी मॉम की आखिरी विश थी कि तुम मेरा ख्याल रखो। ये सुनते ही लियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे जोरदार लात मारकर बोलती है कर दी तुम्हारी मॉम की आखिरी विश पूरी। मिस्टर हे बेचारा तो डर से तड़प रहा होता है और लियांग उसे ये बोलकर वहाँ से चली जाती है अगर आइंदा से तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो मैं तुम्हारा यही हाल करूंगी। मिस्टर हे हैरानी से सोचता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। पहले तो ये बिल्कुल डरी सहमी रहती थी मगर आज तो ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रही है। रात होते ही लियांग बहुत ही शरारती मूड में किचन के अंदर एंटर होती है और खुद से कहती है क्या बात है, फाइनली शिनयान और शिंग दोनों सो चुके हैं, अब मैं वो करूंगी जो मेरा मन करेगा। जिसके बाद वो किचन कैबिनेट खोलती है जहाँ पर ढेर सारे नूडल्स पड़े हुए थे। नूडल्स लियांग को देखते ही बोल पड़ते हैं तुम रेडी हो मजे करने के लिए? सॉसेस और एग्स कहाँ पर हैं? क्योंकि उनके साथ तो हमारा मजा डबल हो जाएगा। तो लियांग नोटी सी स्माइल देकर कहती है हाँ मैं तैयार हूँ मजे करने के लिए। फिर वो आराम से बैठकर नूडल्स एंजॉय करने लगती है। तभी उसे मिस्टर हे का मैसेज आता है जो उसे बार में आने को बोलता है और कहता है अगर वो उसे बार में मिलने नहीं आई तो फिर अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। मगर लियांग उसे कोई रिप्लाई नहीं देती और आराम से फोन बंद करके साइड पर रख देती है। तभी उसे घर में किसी की परछाई दिखाई देती है। वो जल्दी से अलर्ट होकर पूछती है कौन है वहाँ पर? उसे लगा कि जरूर कोई चोर होगा। फिर वो पास रखा एक डंडा उठाकर उसकी तरफ बढ़ती है जहाँ से परछाई दिखाई दी। स्लोली स्लोली जाकर वो डंडा घुमाकर उसके सर पर दे मारती है और उसी समय उसे पता चलता है कि उसने अभी अभी जिसे हिट किया वो कोई चोर नहीं बल्कि एक डमी था। अभी वो संभल पाती कि तभी पीछे से कोई आदमी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।